हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो? कैसी पढ़ाई चल रही? अच्छी पढ़ाई चल रही है। उम्मीद करता हूँ गणित की अच्छी पढ़ाई चल रही होगी। आज हम प्रश्नावली 1.1 का दूसरा भाग लेके आए हैं, दूसरा वीडियो लेके आए हैं। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.1 लगभग आधी हल की थी और बाकी की शेष बची हुई इस वीडियो में हल करने हम जा रहे हैं। पिछली प्रश्नावली में हमने आपको इस पाठ के बारे में, वास्तविक संख्याओं के बारे में थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया था, समझाया था। और इसमें और थोड़ा सा हम वास्तविक संख्याओं को समझेंगे और समझ के सत्य असत्य आंसर कैसे देते हो सीखेंगे। सीखने के बाद बाकी बची हुई प्रश्नावली को हल करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा समझते हैं और उसके बाद अपन हल करते हैं। तो अपन पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, उसके बाद अपन आगे लेसन पे जाएंगे। वास्तविक संख्या के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, सिखाया था कि एक होती है प्राकृत संख्या, एक होती है पूर्ण संख्या, एक होती है पूर्णांक संख्या, एक होती है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, एक होती है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है ना? तो इन सब संख्याओं को मिला दे तो इन सब संख्याओं को मिलाने पे हम कह सकते हैं कि ये वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या के अंतर्गत प्राकृत भी आएगी, पूर्ण भी आएगी, पूर्णांक भी आएगी, परिमेय भी आएगी और अपरिमेय संख्या भी आएगी। तो इसका सही विकल्प ये सत्य असत्य प्रश्न कैसे बन के आता है, देखिए। सभी वास्तविक संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है, सभी वास्तविक संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है, सभी वास्तविक संख्याएं पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय कहलाती। ऐसा आता है तो अपने को करना है असत्य, क्या करना है? असत्य करना है। और वास्तविक संख्या की बात करते हैं तो सभी प्राकृत संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती है, सभी पूर्ण संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती है, सभी पूर्णांक संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती है, सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती है, सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती है। ठीक है ना? अब आपका सत्य असत्य प्रश्न आता है। सभी प्राकृत संख्याएं वास्तविक संख्या होती है तो अपन क्या लिखेंगे? सत्य। हाँ, होती है। ठीक है ना? सभी पूर्ण संख्याएं, कौन सी? पूर्ण संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है। हाँ, बिल्कुल होती है। क्या लिखेंगे? सत्य। सभी पूर्णांक संख्याएं, सभी पूर्णांक संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है। हाँ, बिल्कुल होती है। क्या लिखेंगे? सत्य। सभी परिमेय संख्या, कौन सा? ये परिमेय। सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती है। हाँ, होती है, बिल्कुल सत्य है। ठीक है बच्चों। सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती है। हाँ, बिल्कुल होती है, सत्य लिखेंगे अपन। ठीक है ना? तो जब सभी प्राकृत या पूर्ण या पूर्णांक या परिमेय या अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती है ऐसा लिखा हुआ आता है तो अपने को क्या करना है? सत्य करना है। परंतु अगर लिखा आता है सभी वास्तविक संख्याएं प्राकृत संख्या होती है तो असत्य आएगा। सभी वास्तविक संख्याएं पूर्ण संख्या होती तो असत्य आएगा। सभी वास्तविक संख्याएं पूर्णांक संख्या होती तो असत्य आएगा। सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या होती है तो असत्य आएगा। सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है ऐसा लिखा हुआ आता है तो भी असत्य आएगा। ऐसा अपन लिख के फिर आप इसको उतार लेंगे। ये सत्य की बात की थी, अब असत्य की बात कर रहे हैं। सभी वास्तविक संख्याएं प्राकृत संख्या होती है तो क्या आएगा? असत्य। क्या आएगा? असत्य। पहले अपन ने पढ़ा था सभी प्राकृत संख्याएं वास्तविक संख्या होती है तो क्या आएगा? सत्य। अगर वास्तविक बाद में आता है तो हमेशा क्या आता है? सत्य आता है। और वास्तविक पहले आता है तो हमेशा क्या आएगा? असत्य आता है।
ठीक है ना। सभी वास्तविक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है तो क्या आएगा? असत्य। क्या आएगा? असत्य। सभी वास्तविक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती है तो क्या आएगा? असत्य। क्या आएगा? असत्य। सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या होती है तो क्या आएगा? असत्य। ठीक है ना। सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है तो क्या आएगा? असत्य। ठीक है ना। ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि इन सभी संख्याओं को मिला दे तो वास्तविक संख्या बनती है। ठीक है ना। तो ये संख्या वास्तविक संख्या है, ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। ठीक है ना। तो अपन लिख सकते हैं सभी प्राकृत संख्या वास्तविक संख्या होती है, ऐसा अपन लिख सकते हैं। लेकिन सभी वास्तविक संख्याएं प्राकृत संख्या होगी ऐसा जरूरी नहीं है। सभी वास्तविक संख्याएं पूर्ण संख्या होगी ऐसा जरूरी नहीं है। तो जब भी आपको वास्तविक शब्द पहले आता है तो आपको असत्य करना है, वास्तविक शब्द बाद में आता है तो आपको क्या करना है? सत्य करना है। ठीक है ना। अब हम प्रश्नावली 1.1 का आधा भाग हम पढ़ चुके हैं और आधा भाग जो बाकी है वो हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमने पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न हल कर लिया है पिछले वीडियो में और हम पढ़ेंगे अब चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में दिया है HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है और LCM आपका 306 गुणा 657 ज्ञात कीजिए। HCF कितना दिया है? 9 दिया है। संख्या क्या क्या दी है? 306 और 657 परंतु और अपने को ज्ञात क्या करना है? LCM। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, क्या बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा? HCF गुणा LCM। तो हमने ज्ञात किया था, इस HCF को इधर पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ बटे में आ जाएगा HCF, यहाँ से हट जाएगा और हम LCM बराबर ये सा सूत्र आपका बन जाएगा। ठीक है ना। तो हल करेंगे, करें शुरू। ठीक है। संख्या क्या है? 306 और क्या है? 657 है ना। HCF कितना दिया है? HCF बराबर दिया है कितना? 9 दिया है। क्या ज्ञात करना है अपने को? LCM बराबर अपने को ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो सूत्र क्या होता है? LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बटे क्या आएगा? HCF। बताइए यहाँ पे HCF कितना है? दो संख्या कौन कौन सी है? सोचिए थोड़ा सा। दो संख्या कौन कौन सी है? 306 और 657 लिख देंगे। 306 गुणा 657। गुणा क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ गुणनफल है, दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है। बटे में HCF कितना है? 9। कितना है? 9। अब इसको अपन काट देंगे। ठीक है। नहीं, काटने का मतलब होता है भाग देना। भाग देते अपने को आना चाहिए। देखिए 9 के पहाड़े से काटते, 9 एकम 9 और 9 का 9, 9 दो 18, 9 तिया 27, 3 बज गया। कितना बज गया? 3 बज गया। 27 तो कितना हो गया? 36 हो गया। कितना हो गया? 36। तो 9 के पहाड़े में 36 आता, 9 चौके 36। तो अपना क्या आएगा आंसर के रूप में? 34 गुणा 657। और जब हम इसका गुणा करेंगे तो आपको LCM प्राप्त होगा। LCM आपको प्राप्त होगा 22,338। इसका गुणा आपको दोनों को करना है, इन दोनों संख्या का गुणा आपको करना है। उत्तर कितना आएगा? 22,338। ये आपका आ गया LCM। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम पढ़ेंगे अगला प्रश्न।
प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। अच्छा प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है, पर ऐसा प्रश्न दिखता है कि अपने को कठिन है पर बहुत ही आसान है। चलिए इसको अपन हल करते हैं। अपने को जांच करना है, क्या याद करना है कि 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है। ठीक है ना, 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है ना, तो अपन लिखेंगे सबसे पहले 6 की पावर n, 6 का गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 गुणा 3 और इसकी पावर क्या लिख देंगे n, क्या लिख देंगे पावर क्या लिख देंगे n। ठीक है ना बच्चों, अब अपने को ध्यान देना है कि किसी दो प्राकृत संख्या का गुणा करें तो उसका अंक 0 आता है, वो किस में आता है। ठीक है ना, तो अपन लिखेंगे परंतु, क्या लिखेंगे परंतु कोई प्राकृत संख्या या संख्याएं शून्य पर समाप्त होती है तो उनके गुणनखंड क्या होंगे 2 गुणा 5 की पावर 0, क्या होगा तो की पावर n, 2 गुणा 5 की पावर n गुणनखंड होंगे। ठीक है ना, परंतु देखो 6 की पावर n बराबर 2 गुणा 3 की पावर n आ गया, परंतु हम क्या लिखेंगे कोई प्राकृत संख्याएं शून्य पर समाप्त होती है तो उनके गुणनखंड क्या आएंगे 2 गुणा 5 की पावर n आएंगे या होंगे। ठीक है, इसका मतलब 2 गुणा 5 जैसा लिखा हुआ है तो क्या आएगा शून्य पर समाप्त होगा, वो कहीं भी समाप्त होगा शून्य पर समाप्त होगा। परंतु यहाँ पे 6 की पावर n क्या है, यहाँ पे 2 गुणा 3 की पावर n है, अतः अपन लिखेंगे अतः 6 की पावर n शून्य अंक पर समाप्त नहीं हो सकती है। सुन 2 या 6 कैसे होगा शून्य पे, अगर 2 गुणा 5 आता तो शून्य पे समाप्त होता, परंतु यहाँ आगे आ रहा है 2 गुणा 3 आ रहा है। अब मान लीजिए चलो बच्चों 6n की जगह प्रश्न आपका आ गया 4n का आ गया, क्या आ गया 4n का आ गया, तो 4n को क्या लिख सकते हैं अपन 2 गुणा 2 की पावर n। अब ये भी 2 गुणा 2 की पावर n, तो ये भी 2 गुणा 4, इसमें शून्य तो आ ही नहीं रहा है। शून्य कब आएगा 2 गुणा 5 हो या 5 गुणा 2 हो तो शून्य आएगा। तो ये अच्छा प्रश्न है, 2 नंबर में परीक्षा में आने की संभावना है। आप इसको बार बार अभ्यास करोगे तो अच्छे से सीख जाओ। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। अगला प्रश्न लेते हैं 6वां। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न को समझिए, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 धन 13, यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है गुणा है और यहाँ पे क्या आ गया धन आ गया, और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और यहाँ पे क्या धन 5 आ गया। ये भाज्य संख्या है, क्यों है ये आपको बताना है। इसमें लिखा हुआ है भाज्य संख्या है, पर क्यों है ये आपको बताना है। ठीक है ना, तो चलिए अपन हल शुरू करते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले लेंगे अपन 7 गुणा 11 गुणा 13 धन 13। ध्यान देंगे ये अपने आप में एक संख्या कहलाती है, गुणा कर देंगे तो, और ये दूसरी बन जाएगी, यहाँ प्लस आ रहा है तो अपन यहाँ से 13 कॉमन ले लेंगे, 13 कॉमन ले लेंगे तो जहाँ पे 13 है वहाँ पे अपन क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। कितना लिख देंगे बच्चों 1। 7 गुणा 11 गुणा 1
धन 1। ठीक है। अब ये कोष्टक के अंदर को हल करेंगे अपन, तो 7 में 11 का गुणा करेंगे 77, 77 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 77। कितना आएगा बच्चों 77 धन 1, अर्थात 13 गुणा कोष्टक 77 सॉरी 78 13 गुणा 78। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि 13 में 78 का गुणा है, इसका मतलब ये भाज्य संख्या ही पूछ रहा है क्यों है। तो अब लिखेंगे क्योंकि 13 में 78 का गुणा हो रहा है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कि 78 में 13 का गुणा हो रहा है, ऐसा भी लिख सकते हैं कि 13 में 78 का गुणा हो रहा है। ठीक है ना। तो ये पहला पार्ट इधर का कंप्लीट हुआ। अब इधर वाला देखते हैं अपन। इधर वाला क्या है लिख लेते हैं अपन 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और धन कितना है 5। ये सवाल धन 5 ये वाला। ठीक है ना। इसको हल करेंगे, जैसे हल इसको क्या ऐसे इसको करेंगे। तो देखिए ये अपने आप में एक संख्या कहलाती है, गुणा है, लेकिन इसके अंदर क्या है 5 है और यहाँ पे भी 5 है। तो अपन क्या करेंगे 5 कॉमन कर लेंगे और जहाँ से 5 हटाएंगे वहाँ अपन क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 7 गुणा 6 गुणा इस 5 की जगह लिख देंगे 1 लिख देंगे गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और यहाँ धन लिखेंगे और इस 5 को भी कॉमन ले लें तो 5 की जगह आ जाएगा 1 आ जाएगा ना। अब अपन क्या करेंगे 5 और इन सब संख्या गुणा कर दें 7 का 6 का 1 का 4 का 3 का 2 का और 1 का, सब का गुणा करेंगे और गुणा करने पे जो गुणा करते हैं और गुणा लिखते हैं। तो 7 का 6 का 1 का 4 का 3 का 2 का और 1 का गुणा करेंगे कितना आएगा 1008। धन क्या लिखेंगे 1। ठीक है ना। कोष्टक बना देंगे 1008 में 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा बच्चों 1009। अर्थात इस 1009 में 5 का गुणा हो रहा है, या ऐसा लिख सकते हैं कि 5 में 1009 का गुणा हो रहा है। तो अपन लिखेंगे क्या लिखेंगे कि यह भाज्य संख्या क्यों है। तो अपन लिखेंगे क्योंकि 5 और 109 का गुणा हो रहा है इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। क्या है ये भाज्य संख्या है। ये आपका हो गया प्रश्न क्रमांक 6। कौन सा हो गया 6। अब इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7। उसको हल करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों प्रश्न क्रमांक 7। इबारत देखने में ऐसा लगता है बहुत बड़ा प्रश्न है, लेकिन इसको हल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो बहुत ही सरल प्रश्न है और बहुत ही छोटा प्रश्न है। पर इसको हम समझेंगे। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मतलब एक खेल का मैदान है और उसके चारों ओर क्या है वृत्ताकार पथ है। ये जैसे कि मान लीजिए खेल का मैदान है और इसके चारों ओर कैसा पथ पे ऐसा वृत्ताकार पथ है ना। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। अर्थात सोनिया को चक्कर लगाने में कितने मिनट लगते हैं 18 मिनट लगते हैं। तो लिखेंगे सोनिया को मैदान
का चक्कर लगाने में कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट लगते हैं। 18 मिनट लगते हैं। ठीक है ना। और आगे बढ़ेंगे अपन। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते। कितने लगते रवि को? 12 मिनट। जबकि रवि को मैदान का चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। ठीक है। सोनिया को 18 मिनट लगते और रवि को 12 मिनट लगते। तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर होंगे? मतलब कितने समय के बाद वो दोनों एक साथ प्रारंभिक स्थान पे होंगे? तो अपन क्या करेंगे? 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? एलसीएम ज्ञात करेंगे। ठीक है ना। एलसीएम निकालना आप सबको आता है ना बच्चों? चलिए 18 को लेंगे और 12 को लेंगे और इसका एलसीएम निकालेंगे। कैसे देंगे? 2 से 2 9 18, 2 6 12। अब 2 से देंगे 9 में जाएगा नहीं तो 9 वैसा वैसा, 2 तिया 6। अब 3 से देंगे 3 तिया 9, 3 एकम 3। फिर 3 से देंगे 3 एकम 3 और 1 का 1। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम बराबर 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 1 भी लिख सकते हैं। गुणा कर दें 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। तो ये 36 आंसर आ गया। ठीक है ना। तो ये अच्छा प्रश्न है। इबारत बहुत बड़ी है तो आपको ऐसा लगता है कि प्रश्न कठिन होगा, खतरनाक होगा, लेकिन बड़ा ही आसान सा प्रश्न है। कुछ नहीं करना है। क्या करना है? 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात कर देना है और 18 और 12 का एलसीएम कितना आएगा? 36 आएगा। बच्चों मैंने इसके पहले इस प्रश्नावली को आधा हल किया था भाग 1 में, और अभी इस वीडियो में आधी प्रश्नावली अपन ने हल की है। तो आपको अगर पहला भाग अगर पढ़ना है तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर आपको टच करना है तो आपको पहला वाला वीडियो भी मिल जाएगा। या फिर आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो आपको चैनल पर मेरा वीडियो प्राप्त हो जाएगा। बच्चों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आया हो तो आप लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और आप इस पे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। ठीक है बच्चों। तो आज ये अपनी प्रश्नावली 1.1 समाप्त होती है। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 लेके आएंगे जिसमें बहुत अच्छे प्रश्न हैं। √2, √3, √5 को सिद्ध कर रहा है कि वह अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। तो बहुत अच्छा टॉपिक आगे आ रहा है, उसको पढ़ेंगे, उसको आप ज़रूर देखना, समझना। ठीक है ना। और लाइक शेयर और कमेंट करना। धन्यवाद बच्चों।